हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआर क्लासेस में। हम क्लास 12th के फिजिक्स में विद्युत आवेश और क्षेत्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने आवेश और उसके प्रकारों का अध्ययन कर लिया था। आज हम आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो पदार्थ सबसे पहला आता है, पदार्थ मैटर। पदार्थ जो होता है वह बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से। ठीक है दोस्तों, पदार्थ की जो उत्पत्ति हुई होती है वह अणुओं से होता है। अणु किन से बना होता है? अणु जो होता है परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, अणु जो होता है परमाणु से बना होता है। और ये जो परमाणु होते हैं, इन परमाणु का जो भार होता है, ठीक है दोस्तों, परमाणु का जो भार होता है वह भार उसके नाभिक में होता है। देखिए, पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु का जो भार होता है वह उसके नाभिक में होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। मान लीजिए जाए ये एक परमाणु है, ठीक है, और ये इसका नाभिक होता है। तो परमाणु का जितना भी भार होगा वह उसके नाभिक में केंद्रित होगा। नाभिक में, परमाणु के नाभिक में दो भाग पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, ठीक है, और एक होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो परमाणु का जो नाभिक होता है, ठीक है, परमाणु का जो नाभिक होता है वह दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, और प्रोटॉन जो होता है इसमें प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में उदासीन होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। और इस नाभिक के चारों ओर एक कक्ष में, ठीक है, नाभिक के चारों ओर कक्षकों में कुछ एक और पार्टिकल जो होते हैं वह गति करते रहते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन जिसमें माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि जो परमाणु होते हैं वह तीन चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वह इस परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है यह नाभिक के पास विभिन्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, किसके? नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर उपस्थित होते हैं और विभिन्न कक्षकों में होते हैं। तो नाभिक के पास वाले जो कक्षक होंगे उसमें का जो इलेक्ट्रॉन होगा यह नाभिक के पास में है, इसलिए इसका जो बल होंगे यह बल कैसा होता है? प्रबल होता है। ठीक है, यह प्रबल आकर्षण बल होते हैं। तथा इससे दूर में कोई कक्षक है, नाभिक के जितने दूर में कोई कक्षक है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बीच जो बल लगेगा वह होगा दुर्बल आकर्षण बल या दुर्बल नाभिकीय आकर्षण बल बोल सकते हैं हम। तो यह होता है कि जो नाभिक के पास वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं वह प्रबलता से नाभिक से जुड़े हुए होते हैं, वह उनको अलग करना आसान नहीं होता है। लेकिन जो दूर कक्षकों में चक्कर लगाए होते हैं इलेक्ट्रॉन वह दुर्बल आकर्षण बल से नाभिक के साथ जुड़े होते हैं और उसको यदि बाह्य ऊर्जा, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर से जो बाह्य ऊर्जा होता है, ऊर्जा दी जाती है तो यह इलेक्ट्रॉन अपने कक्षकों को छोड़कर परिधि के, हमने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहाँ का इलेक्ट्रॉन? जो बाह्य कक्षकों का इलेक्ट्रॉन होता है उसको बाह्य ऊर्जा दी जाती है, थोड़ी सी मात्रा में ऊर्जा दी जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अपने कक्षक को छोड़कर कहाँ पर? इस पृष्ठ पर गति करने लगते हैं। ठीक है, तो यही जो पृष्ठ पर गति करने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, और यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यह आवेश को गति करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात किसी पदार्थ में जो
चालक होते हैं उसमें धारा प्रवाहित करने के लिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, आवेश को चलाने के लिए जो उत्तरदायी होते हैं वो होता है किसी भी परमाणु का मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही किसको, आवेश को चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को, यही जो होता है इलेक्ट्रॉन, इसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं मूल आवेश। इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोला जाता है, मूल आवेश बोला जाता है। ये चीज याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वही होता है मूल आवेश। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम एक परमाणु के अंदर निहित समस्त आकृतियों को समझ सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है उसको समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो जो परमाणु होता है, ठीक है, ये लीजिए, हम जो परमाणु होता है इसके नाभिक के चारों ओर जो कक्षकें होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, और यदि इनको अल्प मात्रा में ऊर्जा दी जाए तो इसके जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बाहर पृष्ठ पर चले आते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पृष्ठ पर चले आते हैं और इसको हम दूसरे परमाणु के पास लाते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो चला जाता है दूसरे परमाणु में। तो ये क्या हो गया, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता है। ठीक है, तो बोला जाए, मान लो इसको हम दिया ए परमाणु, ये है बी परमाणु, तो ए परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ गया है, बी परमाणु में गया है। तो जो ए परमाणु है उसको हम बोलेंगे दाता और जो बी परमाणु है उसको बोलेंगे ग्राही। ठीक है, तो जो दाता परमाणु होता है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पर जाता है, दूसरे परमाणु में जाता है, तो ये कहलाता है, जो डोनेट करता है इसको हम बोलते हैं दाता परमाणु। इसको क्या बोला जाता है, दाता परमाणु। ठीक है, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ पर उत्पन्न होता है धन आवेश। यहाँ क्या उत्पन्न होता है, धना आवेश, अर्थात यहाँ जो आवेश होगा वो कैसा होगा, प्लस होगा, प्लस चार्ज होगा, धनावेश होगा। इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है इसलिए इसको बोला जाता है ग्राही परमाणु। क्या बोला जाएगा, ग्राही परमाणु। और यहाँ जो आवेश उत्पन्न होगा, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है ऋणावेश। यहाँ का आवेश कैसा होता है, ऋणावेश। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वह होगा धनावेश, और जिसके जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, वो कहलाता है ऋणावेश। इसलिए इस तरह से हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, अर्थात जिस परमाणु से आवेश निकलता है वह धनावेश बनाता है और जिस परमाणु में आवेश ग्रहण करता है वह ऋणावेश बनाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे चालक और विद्युत रोधी। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, चालक और विद्युत रोधी। चालक क्या होता है, विद्युत रोधी क्या होता है, विद्युत रोधी यानी कि अचालक पदार्थ क्या होते हैं, और साथ ही हम पढ़ेंगे अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स, ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले चलते हैं चालक या कंडक्टर्स। पहला देखते हैं चालक या कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, चालक क्या होते हैं। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से आवेश प्रवाह हो जाता है, अर्थात वे पदार्थ जो आवेश को प्रवाह होने देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आवेश प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है, अर्थात जब किसी पदार्थ में से आवेश जो होगा आसानी से प्रवाहित हो जाएगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से चला जाएगा, तो उस पदार्थ को हम बोलेंगे क्या, चालक। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं पृथ्वी। पृथ्वी एक चालक है। मानव शरीर आप बोल सकते हो ये भी एक चालक है। समस्त धातुएं जो होती है, धातु, ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, चालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, चालक क्या, कंडक्टर्स होते हैं। आगे चलिएगा, दूसरा होता है अचालक या विद्युत रोधी। विद्युत रोधी बोल सकते हो या अचालक बोल सकते हो। अचालक, विद्युत रोधी, इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर ये क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें आवेश प्रवाह नहीं होता है, अर्थात हम बोलेंगे कि जो आवेश होगा वह
एक सिरे से दूसरे सिरे पर प्रवाहित नहीं होगा, वह आवेश को प्रवाह होने नहीं देगा। अर्थात अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से आवेश प्रवाहित नहीं होता है, अर्थात उसमें गमन नहीं कर सकता है आवेश। ठीक है, इसको बोलेंगे हम अचालक या विद्युत रोधी। ठीक है, जिसमें आवेश प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, नहीं होगा आवेश का प्रवाह, उसको बोलेंगे हम विद्युत रोधी। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, उदाहरण जैसे कि नायलॉन, प्लास्टिक, लकड़ी। ठीक है, ये सभी जो वस्तुएं होती है यह अचालक की श्रेणी में आते हैं। ये सभी वस्तुएं जिनमें से जो आवेश होता है वह गमन नहीं करता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, इनको हम बोलेंगे अचालक पदार्थ। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है अर्धचालक। सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर ये क्या होते हैं? ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें आसानी से आवेश प्रवाह नहीं होता है। आवेश प्रवाह तो होगा लेकिन आसानी से नहीं होगा। ठीक है, सामान्य ताप पर इन चालकों में या इन जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं इनमें सामान्य तापों में आवेश जो होता है वह प्रवाहित नहीं होता है। इसके लिए हमको कुछ ताप बढ़ाना पड़ता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनमें से आवेश प्रवाह होने लगती है। ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं यह चालक व अचालक के बीच के बाद पदार्थ होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? यह चालक व अचालक के बीच का पदार्थ होता है, अर्थात इसमें ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर? ताप को बढ़ाने से आवेश प्रवाह होता है, ठीक है, अर्थात हम जब ताप बढ़ाएंगे, सामान्य ताप पे तो इन पदार्थों में आवेश प्रवाह नहीं होगा, लेकिन जब हम ताप बढ़ा देंगे तो इन पदार्थों में भी आवेश का प्रवाह होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है आपका जर्मेनियम, ठीक है, क्या है? जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये दो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश प्रवाह होता है ताप बढ़ाने पर। ठीक है, कौन सा है? सिलिकॉन। ये दोनों अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या होता है? चालक। चालक कंडक्टर्स जो होते हैं जिसमें आवेश आसानी से प्रवाह हो जाता है, यानी कि जो चालक पदार्थ होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। क्या होंगे? अधिक होंगे। ठीक है, अचालक, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसमें क्या नहीं होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसीलिए क्या होंगे? अर्धचालक। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन वो आसानी से क्या नहीं होते? बाहर नहीं होते, मुक्त नहीं होते हैं। इसमें कुछ ताप देंगे तभी जाकर उसका बंध टूटेगा और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की श्रेणी में आएंगे, जिसकी वजह से ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, जिससे इसमें आवेश प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं विद्युत आवेश के मूल गुण। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके जो मूल गुण होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं कि आवेश में तीन प्रकार का मूल गुण होता है। पहला होता है आवेश संरक्षण, आवेश का संरक्षण, दूसरा होता है आवेश का क्वांटमीकरण और तीसरा होता है आवेश की योज्यता। तो सबसे पहला जो इसका गुण होता है वो है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। हम बोल सकते हैं कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है, या आप बोल सकते हो कि किसी भी निकाय का, विलगित निकाय का जो धन आवेश और ऋण आवेश का बीजीय योग जो होता है वह नियत होता है। जैसे कि एग्जाम्पल बोल दिया जाए, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कुल आवेश नियत होगा। क्या होगा? नियत होगा।
ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लिखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, हमने लिया कांच का कपड़ा, एग्जाम्पल के थ्रू हमने लिया कांच का छड़, ठीक है, और एक लिया था रेशम का कपड़ा। तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज उत्पन्न होता है, जबकि रेशम के कपड़े में माइनस चार्ज उत्पन्न होता है। और प्रयोग करने पर यह पता चलता है कि जो ये प्लस चार्ज होता है वह माइनस चार्ज के इक्वल है, अर्थात जितनी मात्रा में यहाँ पर धन आवेश उत्पन्न होता है उतने ही मात्रा में यहाँ पर ऋण आवेश भी उत्पन्न होता है। अर्थात कांच के क्षण में जितनी मात्रा में धन आवेश होगा उतने ही मात्रा में रेशम के कपड़े में ऋण आवेश होगा। अर्थात यहाँ पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का जो बीजीय योग होगा वह बराबर होगा, इक्वल होगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो इन दोनों, ये जो निकाय बना कांच के क्षण और रेशम के कपड़े का, इसका जो कुल आवेश होगा वो कैसा होता है, नियत होता है। इस तरह से हम आवेश संरक्षण का नियम समझ सकते हैं। आगे चलिए चलते हैं। दूसरा होता है सेकंड क्या होता है, आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या कहता है, यह कहता है कि सभी मुक्त आवेश मूल आवेश के, इसके मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं, ठीक है, यह कहता है। अर्थात हम यदि माना आवेश क्या है, माना आवेश क्यू है, ठीक है, माना आवेश क्यू है तो क्यू इक्वल टू एन ई होगा, जहां एन धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। अतः हम बोल सकते हैं, अतः इसको कैसे लिखा सकता है, अतः प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 ऐसे तरह से जाएगा प्लस माइनस n तक का, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि ए इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, E प्लस माइनस E, ठीक है, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे एप्सिलॉन कहा जाएगा प्लस माइनस n इलेक्ट्रॉन तक का चला जाएगा। अर्थात ये क्या है, पूर्ण गुणज के रूप में है। अर्थात यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन कैसे है, पूर्ण रूप से उसके साथ गुणज के रूप में है, ठीक है। और ये ऐसे नहीं हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, जैसे कि हमने बोल दिया 1.5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2.5 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस ले लेते हैं, या प्लस माइनस 3.5 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नहीं होते हैं, यह नहीं होता, यह पूर्ण गुणज नहीं है, पूर्ण गुणज नहीं है। अर्थात आवेश का जो क्वांटमीकरण होता है वह कहता है कि सभी मुक्त जो आवेश होते हैं वह मूल आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे, पूर्ण गुणज के रूप में होंगे। जैसे कि ये देखिए, इस जितने भी हमने लिखा हुआ है ये सभी के सभी, जैसे प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e एम्पसन ऐसा क्या है, प्लस माइनस ne तक का चला जाएगा। ये सभी क्या है, यह मूल इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज के रूप में है। जबकि यहाँ पर भी हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि प्लस माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन या e प्लस माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन या प्लस माइनस 3.5 इलेक्ट्रॉन, यह क्या है, यह एक अपूर्ण गुणज के रूप में आता है। इस तरह से यह क्या नहीं होगा, आवेश का क्वांटमीकरण इस प्रकार से नहीं होता है। आवेश का क्वांटमीकरण जो होता है वो यह पूर्ण गुणज के रूप में होता है। चलिए आवेशों की योज्यता, तीसरा है आवेशों की योज्यता अर्थात एडिटिविटी।
एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, अर्थात आवेश जो होते हैं वो कैसे प्रकृति के होते हैं, योज्य प्रकृति के होते हैं। आवेश योज्य होते हैं, योज्य यानी कि जुड़ते हैं, योज्य यानी कि क्या होता है, जुड़ते हैं। आवेश आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ में उपस्थित समस्त आवेश, कुल आवेश उसमें उपस्थित समस्त आवेशों के योग के बराबर होता है। अर्थात हमने मान लिया कि हम बोलते हैं कि मान लो किसी पदार्थ में Q1, Q2, Q3, Qn आवेश उपस्थित है। कितने हैं, Q1, Q2, Q3, Qn आवेश उपस्थित है। तो इसका कुल आवेश अर्थात Q इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस होगा Qn तक का। इस तरह से ये आवेश क्या हो रहे हैं, योज्य होते हैं। अर्थात किसी पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित समस्त आवेशों के योग के बराबर होता है। माना हमने कोई पदार्थ है, ठीक है, जैसे कि एक पदार्थ ले लिया, यहाँ पर मान लिया Q1 आवेश है, यहाँ Q2 आवेश है, यहाँ Q3 आवेश है, ऐसे ही Qn आवेश है। तो इसका कुल आवेश जो होगा इन आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम मानते हैं, माना क्या माना कि किसी पदार्थ में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी पदार्थ में यानी कि इस पदार्थ में मान लीजिए एक पदार्थ है, इस पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या क्या कितनी है, N1 है। ये किसकी संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या N1 तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, N2 हो। तब माना प्रोटॉन N1 और N2 हो, ठीक है, प्रोटॉन इक्वल टू N1 और इलेक्ट्रॉन इक्वल टू N2 हो, तब क्या होगा, इसका बीजीय योग क्या होगा, ठीक है, ये देखते हैं। तो ये होगा आपका N1 प्लस इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस का N2, यहाँ E आएगा, यहाँ भी E आएगा, ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि N1 माइनस N2 बाहर में आएगा इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो आवेश होता है वह योज्य होते हैं, जुड़ते हैं। तो ये तीसरा गुण होता है आवेश का, आवेशों की योज्यता। आवेश जो होते हैं जुड़ते हैं, कि किसी पदार्थ में उपस्थित समस्त आवेश कुल आवेश के बराबर होता है। अर्थात किसी पदार्थ में उपस्थित आवेशों, कुल आवेश जो होगा उसमें उपस्थित समस्त आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। यदि हमने बोला कि किसी आवेश में प्रोटॉनों की संख्या N1 तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 है, तब उसके लिए जो सूत्र होगा N1 माइनस N2 E होगा। देखते हैं, यदि किसी निकाय में प्लस E माइनस 3E प्लस 5E और माइनस 7E आवेश उपस्थित है, ठीक है, तो उस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा। चलिए इसको हल करके देखते हैं। चलिए हल या उत्तर दिया है, क्या दिया है, Q1 इक्वल टू प्लस E, Q2 इक्वल टू दिया माइनस का 3E, Q3 इक्वल टू दिया है 5 का E और Q4 इक्वल टू दिया है माइनस का 7E। हमको पता है सूत्र क्या होता है, Q इक्वल टू होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। इसमें मान रखिएगा, Q इक्वल टू होगा, चिन्ह सहित मान रखेंगे, ठीक है, इसका होगा प्लस E, फिर इसका क्या होगा प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 3E प्लस 5E, फिर प्लस और माइनस, माइनस का 7E, ठीक है। इसमें देखते हैं क्यों, पहले प्लस प्लस वाला को जोड़ते हैं, 5E और 1E कितना हो जाएगा 6E, माइनस 3 और 7 कितना हो जाएगा 10E, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, 10 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 4E, और बड़े में कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह हम आवेशों की योज्यता को समझ सकते हैं। इस तरह आज हमने आवेशों के मूल गुणों का अध्ययन कर लिया। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे हम जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।